हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज जैसा कि आप जानते हैं हम फर्स्ट बुक स्टार्ट कर चुके हैं पॉलिट साइंस की क्लास 12 की। उसी सीरीज में आज तक चैप्टर नंबर 2 सत्ता के समकालीन केंद्र करेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो के बाद, इस चैप्टर को कराने के बाद, आपके लिए इस चैप्टर से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर की एक और वीडियो क्लास आएगी आपके लिए, जिससे कि आपका कुछ उसमें पीवाईक्यूज होंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे एक्सपेक्टेड, जो कि पेपर में आने वाले हैं। सो आप इन दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा। आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। डिटेल में आपको बहुत सरल भाषा में समझाएंगे, तो चलिए। इससे पहले लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंच जाए आपके। इसका परिचय देखते हैं। 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। तो 1990 का जो दशक था, उसके शुरू में ही जो पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी, उसमें आपने देखा कि 89 में जो थी, क्या थी, दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूट टूट चुकी थी और राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के क्या था, एक एक ध्रुवीय व्यवस्था स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, इसके वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक जो थे, यानी क्या थे, अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे, यानी और भी देश उभरने लगे थे। ठीक है, अब क्या है, मल्टीपोलैरिटी शुरू हो गई थी, यानी कि बहुध्रुवीय। ठीक है, तो अब क्या था कि अमेरिका के प्रभुत्व को ये लोग, जो बाकी जो उभरते हुए देश हैं, वो सीमित करेंगे। यूरोप में क्या था, यूरोपीय संघ, और एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन था, जिसे आप आसियान के नाम से जानते हैं। इसका उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने ही अपने अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढा। यानी जो दोनों ये एरियाज थे, आसियान और क्या, यूरोपीय संघ। ठीक है, क्षेत्रीय स्तर पर इन्होंने अपनी समस्या और कमजोरियों का समाधान ढूंढा, अपनी दुश्मनियों को किस तरह से निपटाया जाए। साथ ही इन्होंने अपने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने तथा इसी क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनने की दिशा में भी काम किया। चीन के आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति राजनीति पर काफी नाटकीय प्रभाव डाला। अब देखिए, चीन की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आप देख रहे हैं, यूरोपीय संघ पढ़ेंगे, आसियान के बारे में पढ़ेंगे और चीन की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इस अध्याय में हम सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्रों पर नजर डालेंगे। अब वैकल्पिक केंद्र का क्या मतलब है, आपने शुरू में पढ़ा कि दो ध्रुवीय शक्ति थी, यानी कि उसका अंत हुआ। दो ध्रुवीय शक्ति जिसमें कौन कौन था, आपका सोवियत संघ था और अमेरिका था। ठीक है, उसका अंत हुआ। तो फिर क्या हुआ, एक महाशक्ति उभरी, यानी कि सिर्फ अमेरिका रह गया शक्तिशाली। और उसके बाद क्या हुआ, और भी देश इस व्यवस्था में आगे बढ़ने लगे। ठीक है, अब बात उसी की हो रही है कि अब क्या है, इसके और ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, यानी कि कुछ वैकल्पिक केंद्र अब और उभर रहे हैं, जिन पर आज हम नजर डालेंगे और यह जांचने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। ठीक है, यहाँ जो आप देख रहे हैं, 1978 के दिसंबर में देंग शाओपिंग ने ओपन डोर यानी मुक्त द्वार की नीति चलाई थी। इसके बाद से चीन ने अद्भुत प्रगति की ओर अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। ये तस्वीरें चीन में विकास की तेजी से बदलती प्रवृत्तियों का पता देती हैं। पहली तस्वीर क्रांति के तत्काल बाद के चीन की है। इसमें कहा गया है कि समाजवादी रास्ता ही सबसे व्यापक रास्ता है। दूसरी तस्वीर शंघाई की है, जो चीन की नई आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। तो ये पहली शक्ति और दूसरी शक्ति। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या दिया है, जैसे हमारे यहाँ आर्थिक सुधार आए थे 1991 में, चीन में ये आर्थिक सुधार 1978 में ही आ गए। तो इन्होंने क्या कर दिया, फ्री ट्रेड पॉलिसी शुरू कर दी थी, ओपन डोर जिसे हम कहते हैं, मुक्त द्वार की नीति इन्होंने चलाई थी, और तब से ये प्रगति की तरफ बढ़ गया था। जानते हैं यूरोपीय संघ, इसकी भूमिका क्या है, इसकी ये कैसे स्थापित हुआ, कैसे बना, तो इसके बारे में जानते हैं। यूरोपीय संघ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ
तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे। क्या यूरोप को अपनी अब ये सवाल क्या थे वो देखो, यूरोप के क्या सवाल थे? यूरोप के सवाल मतलब यूरोप की जनता के सवाल, ठीक है? इनको लेकर परेशान थे यहाँ के नेता। क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए? क्या सवाल थे इनके सामने कि क्या इनकी जो पुरानी दुश्मनी थी उनको फिर से शुरू करें या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांत हैं और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए। ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध ने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया। यहाँ देखेंगे दूसरे विश्व युद्ध ने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जिसके आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने थे। यानी पहले जो जिस बेसिस पे उनके आपसी संबंध बने थे, वो जो प्रिंसिपल्स थे, जो नियम थे, ठीक है, जो व्यवस्था थी, उसको ध्वस्त कर दिया किसने? दूसरे विश्व युद्ध ने। 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेली, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते हुए भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। तो 1945 तक क्या था, जो यूरोपियन कंट्रीज थे, यूरोपियन देश थे, उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को तो ठप होते देखा ही। इसके साथ-साथ क्या जिस जो इनकी मान्यताएँ और व्यवस्था थी पहले की, उसको इन्होंने खत्म होते हुए भी देखा, जिस पर पहले यूरोप टिका हुआ था। 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल-मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की। तो किसने मदद की? यहाँ आप देखेंगे ये लाइन कि अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्शल योजना क्या है? तो आप कहेंगे कि अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जो हेल्प की, उस मिशन को क्या कहते हैं? हम मार्शल योजना के तहत कहते हैं कि ये किया। अमेरिका ने क्या किया? नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। नाटो क्या है? NATO, नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। इसके तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय शक्ति यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। तो क्या बना है पहले? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। ठीक है। इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो यहाँ देखेंगे मार्शल योजना के तहत 1948 में क्या बना? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। तो ईयर याद रखेंगे क्या है? साल 1948, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई थी। ठीक है जी। और फिर यह एक ऐसा ये एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद की शुरुआत की। 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुई। अब एक और संस्था आ रही है, कौन सी है? यूरोपीय परिषद यानी काउंसिल। ठीक है। ये कब बनी है? उसी के एक साल बाद यानी 1949 में यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुई थी। यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी। ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। तो ध्यान रखेंगे इसी के धीरे धीरे यही आगे बढ़ता जा रहा है, अपडेट होता जा रहा है। 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। ओके। यहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई। यानी सोवियत गुट का पतन आप पढ़ चुके, कब हुआ? 1991 में हुआ। और उसके बाद से इस प्रक्रिया में तेजी आ गई और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। तो आप बता सकते हैं कि यूरोपीय संघ की अल्टीमेटली स्थापना कब हुई है? ये 1992 में हुई है। ठीक है। याद रखेंगे इस बात को।
यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया। तो अब यहाँ देखिए, इन सभी देशों के जो यूरोपीय संघ के अंतर्गत थे, उनके लिए एक समान मुद्रा थी, यानी सब जगह एक ही करेंसी थी। और क्या था, जितने भी आंतरिक मामले और न्याय से जुड़े मुद्दे थे, उन पर सहयोग करेंगे एक दूसरे के साथ, जो भी इस संगठन के तहत देश आते थे, और संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति होगी। एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ, यानी धीरे धीरे देखिए कैसे इसको लास्ट में ये रूप मिला है। तो लंबे समय में बना ये यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर, यानी पहले क्या था, ये एक दूसरे को आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था के रूप में था, और उससे बदल करके ये क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक रूप लेता गया, यानी पॉलिटिकल फॉर्म में ये आता चला गया। ठीक। अब यूरोपीय संघ स्वयं काफी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह ही काम करने लगा है। तो यूरोपीय संघ धीरे धीरे इतना विस्तारित हो गया कि स्वयं काफी हद तक भी विशाल राष्ट्र राज्य की तरह, जैसे विशाल कोई राष्ट्र होता है, कोई राज्य होता है, उसकी तरह ही काम करने लगा है। हालांकि यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की कोशिश तो असफल हो गई। तो यूरोपीय संघ अकेला कोई देश नहीं है, कई देशों का समूह है। तो यहाँ ये हुआ, कोशिश की गई थी कि इन सभी देशों का, यानी यूरोपीय संघ के अंतर्गत जो है, उनका एक संविधान बनाया जाए, लेकिन ये कोशिश असफल रही। ठीक है। लेकिन इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है, यानी यूरोपीय संघ की खुद अपना क्या है, अपना झंडा भी है, ये देखेंगे, अपना गान है जिसे राष्ट्रगान कहते हैं, और स्थापना दिवस है और अपनी मुद्रा है। इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी बना ली है। नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की। नए सदस्य मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत के खेमे के थे। तो इसने अपना विस्तार भी किया, नए सदस्य और इसमें आए, और वो सदस्य कौन थे, जो सोवियत संघ से अलग हुए थे। ठीक है। ये प्रक्रिया आसान नहीं रही। अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं थे कि जो ताकत उनके देशों की सरकार को हासिल थी, वह अब यूरोपीय संघ को दे दी जाए। ठीक है। यूरोपीय संघ में कुछ देशों को शामिल करने के सवाल पर भी असहमति थी। तो कुछ देश आने को तैयार थे सोवियत यूनियन उसमें, यूरोपीय संघ में, और कुछ इस पर सहमत नहीं थे। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैन्य प्रभाव बहुत जबरदस्त है। वर्ष 2024 में यूरोपीय संघ का सकल घरेलू उत्पादन, अभी देखेंगे, ज्यादा पुराना डाटा नहीं है, रिसेंट है। 2024 में यूरोपीय संघ का सकल घरेलू उत्पाद, यानी जो देश इस यूरोपीय संघ के अंतर्गत आते हैं, उन सभी का उत्पादन लगभग 19.35 खरब डॉलर होने का अनुमान है, यानी हो चुका था। इसकी मुद्रा यूरो है। ये क्वेश्चन बनता है बच्चों यहाँ से कि जो हमारा यूरोपीय संघ है, इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा है यूरो। ठीक है। आपसे बात की थी ना अभी ऊपर पहरे में कि इनकी क्या है, अपना राष्ट्रगान है, अपना मुद्रा है एक, तो मुद्रा क्या है इनकी, यूरो है। अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है अगर ये जो यूरोपीय संघ है, अगर और ताकतवर होता चला गया और देश देश इसके अंदर आते चले गए, तो ये किसके लिए, अमेरिका के लिए भी खतरा, यानी कि अमेरिकी डॉलर जो सबसे शक्तिशाली माना जाता है, जिसका चलन ज्यादा है, उसके लिए भी खतरा हो सकता है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, जो पूरे वर्ल्ड का ट्रेड है, उसमें इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से भी 3 गुनी ज्यादा है। और इसी के चलते यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है, यानी कि ये बराबरी में रह करके बात करता है अमेरिका की। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नजदीकी देशों पर ही नहीं, बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज के मुल्कों पर भी है। यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे क्या है, विश्व व्यापार संगठन, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसे आप WTO कहते हैं, जैसे क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंतर
एक महत्वपूर्ण यानी उसी का एक ऑर्गन है ये। ठीक, महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम कर रहा है। यूरोपीय संघ का एक सदस्य फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो यूरोपीय संघ का एक सदस्य कौन सा? फ्रांस जो है सुरक्षा परिषद जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी जिसे आप कहते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी जो सुरक्षा परिषद है उसका स्थायी सदस्य कौन है? फ्रांस भी है। यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी अस्थायी सदस्यों में शामिल है। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित करता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिकी नीतियों को हाल ही के दिनों में प्रभावित करना इसका एक उदाहरण है। चीन के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की इसकी नीति ज्यादा प्रभावित साबित हुई है। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट, तो देखिए याद रहे, इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लीजिए कि इस तरह से बड़ी सेना है इसके पास दूसरी दुनिया की। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ के देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार है, यानी यूरोपीय संघ का जो एक स्थायी सदस्य है फ्रांस, उसके पास क्या है? परमाणु हथियार है। और अनुमान है कि इसके पास करीब 335 परमाणु हथियार हैं। ये डाटा अब चेंज भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आपका अंतरिक्ष विज्ञान है, यानी स्पेस साइंस, और क्या है? टेक्नोलॉजी में इसका यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है, लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है? अनेक मामलों में इसके सदस्य देश जो हैं, उनकी अपनी विदेश और रक्षा नीति है, यानी जो इसके सदस्य जो देश हैं, कंट्री हैं, उनकी अपनी अलग से विदेश और रक्षा नीति है, जो कई बार क्या होती है? एक दूसरे के खिलाफ भी हो सकती है। एक देश दूसरे देश के खिलाफ भी हो सकता है। यही कारण क्या है कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। तो देखिए, सारे ही देश कौन से हैं? यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, लेकिन यहाँ पर भी इनके बीच क्या है? कोई इस तरफ है और कोई इधर है। तो फ्रांस और जर्मनी इसके खिलाफ थे, और कौन था? अमेरिकी हमले में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे टोनी ब्लेयर, वो इसके साथ थे। यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश भी अमेरिकी गठबंधन में थे। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरोप यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर काफी नाराजगी है, यानी सब लोग यूरो को लागू नहीं करना चाहते। यूरो मतलब उनकी मुद्रा। यही कारण है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्टर्स संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया। इससे विदेशी और सुरक्षा मामलों में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित होती है। ठीक है, तो इतना आपने यूएन के बारे में पढ़ा। यूएन मतलब यूरोपियन, हाँ, तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा यूरोप है। यहाँ पर आप देखेंगे ये कौन से देश हैं जो सोवियत संघ से अलग हुए थे, ये दिखा रखे हैं। नए सदस्य बने हैं, ज्यादातर वही हैं जो सोवियत संघ से अलग हुए विघटन के बाद। और पुराने सदस्य कौन से हैं? ये फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, ये सब कौन से हैं? ये सब पुराने हैं। इधर ग्रीस, और नए में जो इससे अलग हुए थे सोवियत संघ से। ठीक है, तो हमने ये यूएन पढ़ लिया है, यूरोपियन संघ। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कौन सा देखेंगे। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, यानी आसियान। आसियान
यानी इसको आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ASEAN, आसिया। इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में देखेंगे तो क्या होती है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आसियान की बात करते हैं। दुनिया के नक्शे पर एक नजर डालें। आपके ख्याल में कौन से देश दुनिया के दक्षिणी क्षेत्र में आने चाहिए? दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उनके उसके दौरान एशिया का वह यह हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ तथा बाहरी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकाई। युद्ध समाप्त होने पर इसे राष्ट्र निर्माण और आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसे शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबावों को भी झेलना पड़ा। तो यहाँ समझ सकते हैं आप, शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबावों को भी झेलना पड़ा था इसे। टकरावों और भागम भाग की ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्व एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था। बांडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के प्रयास अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेलजोल कराने के मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। इसी के चलते दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन यानी आसियान बनाकर एक वैकल्पिक पहल की। 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने, तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1967 में। 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर किए। तो कौन सी घोषणा है? बैंकॉक घोषणा है। इस पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। ये देश कौन से थे? ये देश हैं बच्चों, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो ये इसके 5 फाउंडर मेंबर हैं। आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना था। कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य था। बाद के वर्षों में ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए तथा इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई। ठीक है। बाद में ये यूरोपीय संघ की तरह इसने खुद को अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। यानी इसने अपने आप को शक्तिशाली करने पर टारगेट नहीं रखा। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया है और इसको आसियान शैली यानी आसियान वे ही कहा जाने लगा है। आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज्यादा व्यापक बनाया है। 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है। यानी इसने भी अपने ऑर्गन बनाने शुरू किए, जैसे यूएन के हैं। तो इसने क्या बनाया? आसियान सुरक्षा समुदाय बनाया है, आसियान आर्थिक समुदाय बनाया और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय बनाया। ये 3 स्तंभ इसने बनाए। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। 2003 तक आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौते किए, जिसके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति और निष्पक्षता, सहयोग और हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर तथा संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की। आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच यानी ARF की स्थापना की गई। ठीक है, आसियान रीजनल फ्रंट। बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था और वह ऐसा ही बना रहा।
आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफी छोटी है, पर इसका विकास इन सबसे अधिक तेजी से हो रहा है। इसके चलते इस क्षेत्र में और इससे बाहर इसके प्रभाव में तेजी से वृद्धि हो रही है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इसके इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। ये संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारना चाहेगा। आसियान में ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाने पर भी ध्यान दिया है। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने भी कर दी है। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। आसियान द्वारा सभी टकराव की वजह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही यह बात निकली है। किसी तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला है और पूर्व एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की है। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खासतौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता ने इसे और भी अधिक आकर्षक बना दिया है। शुरुआती वर्षों में भारत विदेश नीति ने आसियान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने अपनी नीति सुधारने की कोशिश की है। भारत ने दो आसियान देश सदस्यों मलेशिया और सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। यह एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। तो ये था हमारा आसियान, हमने देखा। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा है। भारत ने 1991 से लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपना रखी है। इससे पूर्वी एशिया के देशों, अब पूर्वी एशिया के देश कौन कौन से, आसियान पूरा है, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से उसके आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ये 25 जनवरी 2018 को दिल्ली में भारत और आसियान साझेदारी की रजत जयंती मनाने के लिए डाक टिकट जारी करते हुए आसियान नेताओं के साथ भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो अब हम देखेंगे चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, कि चीन ने इतनी जल्दी कैसे इतना डेवलपमेंट कर लिया। देखेंगे उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी इकोनॉमी कैसे इतनी जल्दी उभरी। तो ये भी एक क्या बना, फिर एक विकल्प के तौर पे उभरा और एक महाशक्ति बनता चला जा रहा है। आइए अब हम अपने बिल्कुल नजदीक के पड़ोसी और शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र की बात कर रहे हैं, वो चीन की ओर रुख करते हैं। वैकल्पिक केंद्रों की बात हो रही है। पहले हमने यूएन की बात कर ली, यानी यूरोपियन जो संघ था उसकी। उसके बाद हमने आसियान की बात की। अब तीसरे हम बात कर रहे हैं किसकी, चीन की अर्थव्यवस्था की। तो ये तीसरे बड़े केंद्र के रूप में चीन उभरा है। आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय को पूरे विश्व में जिस तरह देखा जा रहा है, उसे अगले पन्ने पर अंकित कार्टून एकदम ठीक ठीक बता रहा है। ठीक है, 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में उसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज्यादा तेजी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है और माना जाता है कि इस रफ्तार से चलते हुए 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। तो 2040 तक लग रहा है। आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसा बना हुआ है और इस कारण क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और
राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की आर्थिक सोवियत मॉडल पर आधारित थी। तो सोवियत मॉडल पर आधारित थी, यानी कि यहाँ पे क्या थी, समाजवादी व्यवस्था थी। आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए। ऐसे में इसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हाँ, थोड़े समय तक इसे सोवियत मदद और सलाह भी मिली थी। इसने विकास का जो मॉडल अपनाया, उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था। चूंकि इसके पास विदेशी बाजारों से तकनीक और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी, इसलिए चीन ने आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर ही तैयार करवाना शुरू किया। इस मॉडल में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया। सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देशों से आगे निकल गया। अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% की दर से हुआ, लेकिन जनसंख्या में 2-3% की वार्षिक वृद्धि इस विकास दर पर पानी फेर रही थी और बढ़ती आबादी विकास के लाभ से वंचित रह जा रही थी। खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी जरूरत लायक अधिशेष नहीं दे पाती थी। अध्याय 2 में हम सोवियत संघ की राज नियंत्रित आर्थिकी के संकट की चर्चा कर चुके हैं। ऐसे ही संकट का सामना चीन को भी करना पड़ा। इसका औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था, विदेशी व्यापार न के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। चीनी नेतृत्व ने 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। यानी इसने क्या करा, ओपन डोर पॉलिसी स्टार्ट की। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 1978 में तत्कालीन नेता, तो 1900 नेता का देख सकते हैं, इस नाम याद रखेंगे। तत्कालीन नेता देंग शाओपेंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। अब नीति यह हो गई कि विदेश पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया और उसके बाद 1998 में उद्योगों का व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ही हटाया गया है, जहां विदेशी निवेशक अपने उद्योग लगा सकते हैं। नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उबरने में मदद मिली। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों और ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिमाण बढ़ा और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ी। उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेज रही। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। चीन के पास विदेशी मुद्रा का अब विशाल भंडार है और इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक और कदम बढ़ाया। अब चीन की योजना विश्व आर्थिकी में अपने जुड़ाव को और गहरा करके भविष्य की विश्व व्यवस्था को एक मनचाहा रूप देने की है। चीन की आर्थिकी में तो नाटकीय सुधार हुआ है, लेकिन वहां हर किसी को सुधारों का लाभ नहीं मिला है। चीन में बेरोजगारी बढ़ी है और 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं। वहां महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात उतने ही खराब हैं जितने यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में थे। इसके अलावा पर्यावरण के नुकसान और भ्रष्टाचार के बढ़ने जैसे परिणाम भी सामने आए हैं। गांव और शहर के साथ
तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ता जा रहा है। हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है कि सभी उसका लोहा मानने लगे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता ने अब यह स्थिति बना दी है कि अपने व्यावसायिक साझेदारों पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बन चुका है। और यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के लिए चीन से बाकी विवादों को भुला चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही चीन और ताइवान के मतभेद भी खत्म हो जाएंगे और ताइवान इसकी अर्थव्यवस्था के साथ ज्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ जाएगा। 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन की आर्थिक उभार ने काफी मदद की है। लातिनी अमेरिका और अफ्रीका में निवेश और मदद की इसकी नीतियां बताती हैं कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। अब देखते हैं कि चीन के साथ भारत के संबंध कैसे हैं। पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। चीन का अपने आसपास के इलाकों पर भी काफी प्रभाव था और आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर और कुछ नजराना देकर चैन से रहा करते थे। चीनी राजवंशों के लंबे शासन में मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन के कुछ इलाके और तिब्बत इसकी अधीनता मानते रहे थे। भारत के भी अनेक राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव उनके अपने राज्य से बाहर भी रहा था। भारत हो या चीन, इनका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, यह आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामले में कभी नहीं टकराए थे। इसी कारण दोनों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध सीमित ही थे। परिणाम यह हुआ कि दोनों देश एक दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह से नहीं जान सके और जब 20वीं सदी में दोनों देश एक दूसरे के से टकराए तो दोनों को ही एक दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में मुश्किलें आई। अंग्रेजी राज से भारत के आजाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद यह उम्मीद जगी थी कि ये दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया और खास तौर से एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हुआ। हालांकि भारतीय सीमा पर चीनी अतिक्रमण ने इस आशा को धूमिल कर दिया। आजादी के तत्काल बाद 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने और भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध एकदम गड़बड़ हो गए। भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावों के चलते 1962 में लड़ पड़े। 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी और भारत चीन संबंधों पर इसका दीर्घकालिक असर हुआ। 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त ही रहे। इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच संबंधों में सुधार हुआ। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदला। चीन की नीति में भी अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख होते गए। इसलिए चीन भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए विवादास्पद मामलों को छोड़ने को तैयार हो गया। 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला भी शुरू की गई। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत से शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अब इनके संबंधों का रणनीतिक ही नहीं आर्थिक पहलू भी है। दोनों ही खुद को विश्व राजनीति की उभरती शक्ति मानते हैं और दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहेंगे। दिसंबर 1988 में जब राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से बाद भारत चीन संबंधों को सुधारने के प्रयासों को बढ़ावा मिला, इसके बाद से दोनों देशों ने टकराव टालने और सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने के उपायों की शुरुआत की है। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के समझौते भी किए। 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। इससे चीन के साथ संबंधों में नई गर्मजोशी आई है और चीन और भारत के बीच 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जो 2017 में बढ़कर 84 अरब डॉलर का हो चुका था।
हाल में दोनों देश ऐसे मसलों पर भी सहयोग करने के लिए राजी हुए हैं जिनसे दोनों के बीच विभेद पैदा हो सकते थे, जैसे विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मसला। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे आर्थिक संगठनों के नेता तथा अधिकारी अब अक्सर नई दिल्ली एक सेकंड हम्म वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में एक जैसी नीतियां अपनाई है। 1998 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण को कुछ लोगों ने चीन से खतरे के मद्देनजर उचित ठहराया था, लेकिन इससे भी दोनों के बीच संपर्क कम नहीं हुआ। यह सच है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में भी चीन को मददगार माना जाता है। बांग्लादेश और म्यांमार के से चीन के सैनिक संबंधों को भी दक्षिण एशिया में भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है, पर इसमें से कोई भी मुद्दा दोनों मुल्कों में टकराव करवा देने लायक नहीं माना जाता। इस बात का एक प्रमाण यह है कि इन चीजों के बने रहने के बावजूद सीमा विवाद सुलझाने की बातचीत और सैन्य स्तर पर सहयोग का कार्यक्रम जारी है। चीन और भारत के नेता तथा अधिकारी अब अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते हैं। इससे दोनों देश एक दूसरे को ज्यादा करीब से समझने लगे हैं। परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित और एक जैसे वैश्विक सरोकारों के कारण भारत और चीन के बीच संबंधों को ज्यादा सकारात्मक और मजबूत बनाने में मदद मिली है। हालांकि हाल के समय में दोनों देशों के बीच संबंधों में गिरावट आई है। इसके कारण सीमा विवाद, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद विरोधी भारतीय प्रस्ताव के विरुद्ध चीन द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देना आदि हैं। इसके बाद देखते हैं जापान। जापान से भारत के संबंधों को देखते हैं। आप देखें कि जापानी कंपनी जो काम करती है, सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा और माज्दा जैसे प्रसिद्ध जापानी ब्रांडों के नाम आपने जरूर सुने होंगे। उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद बनाने के लिए इनके नाम मशहूर हैं, यानी हाई टेक्नोलॉजी कल क्या है ये प्रोडक्ट्स है। जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है और वह ज्यादातर कच्चे माल का आयात करता है। इसके बावजूद दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने बड़ी तेजी से प्रगति की है। जापान 1964 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक और कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी ओईसीडी का सदस्य बन गया। कब? 1964 में। 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2017 की बात करते हैं तो जापान क्या है? विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एशिया के देशों में अकेला जापान ही समूह 7 यानी कि जो ग्रुप 7 है उसके G7 देशों में शामिल है। आजादी आबादी के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान 11वां है। ठीक है। परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश कौन सा है? जापान है। आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु हमला हुआ था अमेरिका के द्वारा। जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10% का योगदान करता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान करने के लिए लिहाज से भी जापान दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1951 से जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध को तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए बल प्रयोग अथवा धमकी से काम लेने के तरीके को का जापान के लोग हमेशा के लिए त्याग करते हैं। जापान का सैन्य व्यय उसके सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1% है और फिर भी सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान 7वां है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर अनुमान लगाइए कि वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में जापान कितना प्रभावकारी होगा। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राओं के दौरान हस्ताक्षर किए गए प्रमुख समझौतों के बारे में भी देख सकते हैं। दक्षिण कोरिया थोड़ा सा देखते हैं। कोरियाई प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया यानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया और उत्तरी कोरिया यानी डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया में 38वीं समानांतर के साथ साथ विभाजित किया गया था। 1950 से 53 के दौरान कोरियाई युद्ध और शीत युद्ध काल की गतिशीलता ने दोनों पक्षों के बीच प्रतिद्वंद्विता को तेज कर दिया।
अंततः 17 सितंबर 1991 को दोनों कोरिया संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने। इसी बीच दक्षिण कोरिया एशिया में सत्ता के केंद्र के रूप में उभरा। 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच इसकी आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ, जिसे हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। अपने सर्वांगीण विकास को संकेतित करते हुए दक्षिण कोरिया 1996 में ओसीडी का सदस्य बना। 2017 में इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सैन्य खर्च में इसका 10वां स्थान है। मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार दक्षिण कोरिया का एचडीआई रैंक 18 है। इसके उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास, तीव्र न्याय संगत आर्थिक वृद्धि शामिल है। अन्य कारकों में निर्यात उन्मुखीकरण, मजबूत पुनर्वितरण नीतियां, सार्वजनिक अवसंरचना विकास, प्रभावी संस्थाएं और शासन है। सैमसंग, एलजी और हुंडई जैसी दक्षिण कोरियाई ब्रांड भारत में प्रसिद्ध हो गए हैं। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई समझौते उनके बढ़ते वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हैं। ठीक है, हाल के कुछ दिनों में ही कुछ प्रमुख समझौतों पर इसके साथ हस्ताक्षर भी किए गए हैं। तो ये आपका चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। देख सकते हैं इसके प्रश्न भी कुछ ये आपके सामने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे, तो वह वीडियो आप जरूर देखिएगा। पूरा चैप्टर कवर कराया गया है वहां पर। ठीक है, अंत तक देखने के लिए वीडियो का आपका बहुत धन्यवाद। चलिए समाप्त करते हैं।